कर भेजा था कि ससुराल में बैठकर खातिरदारी मत करवाने लग जाना, जिस पैर जाना उसी पैर लौटकर बहू को लेकर आ जाना। लेकिन देखो ना, पूरे 4 घंटे हो गए, ये मनोज अभी तक बहू को लेकर नहीं आया है। ऐसे तो 1 घंटे का रास्ता है। तुम भी सुमित्रा हद ही करती हो। अरे ससुराल गया है हमारा बेटा, ऐसे कैसे उसे बिना खाए पिए आने देंगे? तुम भूल गई क्या, जब मैं तुम्हें लेने जाता था तो तुम्हारी मम्मी मुझे रोक कर खाना खिलाकर ही भिजवाती थी। कभी कभी तो पूरे 1 दिन रोक लिया करती थी। अरे कैसे भूल सकती हूँ जी, और जब आप मुझे लेकर ससुराल आते थे तब आपकी माँ मुझ पर तानों की बरसात करती थी। अच्छा, तो तुम अब मेरी माँ की भूमिका निभा रही हो। तब तो तुम बड़ा दुखी होती थी, कहती थी कि अगर मेरी बहुएं आएंगी तो मैं बड़े अच्छे से रखूंगी, कभी उन्हें इतना परेशान नहीं करूंगी। और अब क्या हो गया, अब तुम में और मेरी माँ में तो कोई फर्क नहीं रह गया। जब मैं सास बनी हूँ तब मुझे समझ में आया कि आपकी माँ सही करती थी। अरे बहुओं को दबा कर रखना कितना जरूरी होता है, ये तो मैंने आपकी माँ से ही सीखा है। लो सुमित्रा, आ गए बहू बेटे, अब तो तुम्हारी शिकायत दूर हो गई ना। प्रणाम पापा जी। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा। अरे अंदर कहाँ जा रही हो राधिका? क्यों मम्मी जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। क्यों मनोज, खातिरदारी करवा रहे थे क्या अपने ससुराल वालों से? नहीं मम्मी, वो सागर दुकान में अकेला है मम्मी, मैं दुकान जा रहा हूँ। देखो कैसे मुंह छुपाकर भाग गया। राधिका, तुम्हारी माँ ने कैसी साड़ी भिजवाई है, जरा निकाल कर दिखाना मुझे। जी मम्मी जी। ये देखिए मम्मी जी, ये साड़ी दी है मेरी मम्मी ने। राधिका, ये क्या उठा ले आई तुम अपने मायके से? अरे तुम्हारी माँ को जरा भी अकल नहीं है क्या? कभी कोई भी सामान ढंग का नहीं दे सकती। सुमित्रा, ये क्या बोल रही हो तुम? देखिए जी, ये घर गृहस्थी के मामलों में अब दखलंदाजी ना ही करे तो बेहतर होगा। आप जाकर अपनी दुकानदारी संभालिए। अरे ये तो तुम्हारी माँ ने मेरे लिए भिजवाया होगा, लेकिन जो साड़ी तुम्हारे लिए भिजवाया है तुम्हारी माँ ने, वो साड़ी खोल कर दिखाओ मुझे। जी मम्मी जी। मम्मी जी, ये रही दूसरी साड़ी। ये क्या राधिका बहू, तुम्हारी माँ को जरा भी अकल नहीं है। मुझे तो लगता है पुराने साड़ियों के बक्से में से ही 2 साड़ियाँ छांट कर वो भिजवा दी है तुम्हारे साथ। नहीं मम्मी जी, ये पुरानी साड़ी नहीं है। मम्मी ने मेरे साथ ही मार्केट जाकर नई साड़ी खरीदी है। हाँ तो ऐसी साड़ी तुम्हारी माँ ही पहनती होगी, हमारे घर में तो ऐसी साड़ी कोई नहीं पहनता। अरे तुम्हें तो आए पूरे 1 साल हो गए हैं ना इस घर में, क्या तुम्हें अपने ससुराल के स्टेटस का ख्याल नहीं? जो तुम्हारी माँ ने जो दिया वो उठा कर ले आई तुम। जरा तो दिमाग लगाना था तुम्हें, बिना सोचे समझे ये ऐसी बेकार सी पुरानी साड़ियाँ उठा कर ले आई तुम। नहीं मम्मी जी, मैं मानती हूँ ये साड़ियाँ ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन पुरानी नहीं है मम्मी जी। मम्मी ने मेरे साथ ही जाकर मार्केट से खरीदा है। अरे मुझे ज्यादा मत सिखाओ, मुझे नई और पुरानी का क्या अंतर समझ में नहीं आता। नहीं मम्मी जी, ये नई साड़ियाँ हैं। अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम और तुम्हारी मम्मी दोनों सच्ची है। लगता है मायके से जुबान लड़ाना सीख कर आई हो। यही सिखाकर भिजवाया है तुम्हारी माँ ने कि जाते ही अपनी सास से जुबान लड़ाना। अरे तुम्हारे रोने धोने का ड्रामा बंद करो, ये सब ड्रामा मेरे आगे नहीं चलेगा। अब आई गई हो घर तो जाकर घर के काम काज संभाल लो। सारा काम जस का तस धरा है। सबसे पहले तो एक अच्छी दूध वाली अदरक की चाय लेकर आना मेरे लिए। जी मम्मी जी। जरा अपने कमरे में जाकर देख तो लूं ये साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी या नहीं। वैसे ये कलर की साड़ी तो मेरे पास थी भी नहीं, और अच्छी खिलेगी मुझ पर ये साड़ी, क्योंकि मैं गोरी जो हूँ। ये रंग तो मुझ पर बहुत ही अच्छा खिलता है। वैसे तो मेरे ऊपर सारे ही कलर अच्छे ही लगते हैं। मम्मी जी, अरे इतनी जल्दी चाय बन गई क्या? और तुम ऐसे क्या देख रही हो? मैं भी क्या ये साड़ी को पकड़ कर खड़ी हूँ? बोलो, चाय बन गई क्या? नहीं मम्मी जी, चाय तो नहीं बनी है, लेकिन घर में अदरक नहीं है और आप बिना अदरक के चाय नहीं पीती हैं, इसलिए आप भैया से बुलवा दीजिए ना अदरक। ठीक है, मैं बोल देती हूँ सागर से। और राधिका, तुम्हारी माँ को तो साड़ियों के कलर के बारे में बिल्कुल भी अकल नहीं है, कोई भी कलर उठा ले आती है तुम्हारी मम्मी। अरे साड़ियों के कलर भी कुछ अच्छे होना चाहिए कि इंसान पहने तो उसके ऊपर खिलना चाहिए ये साड़ी। मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा है तुम्हारी मम्मी के ऊपर कि ये साड़ी उनके मुंह पर जाकर फेंक दूं, लेकिन क्या करूं, वापस भी नहीं कर सकती, बुरा लग जाएगा उन्हें। इसलिए याद रखना राधिका, अगली बार साड़ी लाओ तो जरा ढंग की ले आना और थोड़ी महंगी ले आना। ये कुछ भी सड़क छाप साड़ियाँ उठा के मत लाना यहाँ। जी मम्मी जी। अरे मैं तो साड़ी पहनकर देखने वाली थी, ये राधिका की नजर पड़ जाती मुझ पर तो ना जाने क्या सोचती मेरे बारे में। मुझे इस घर में आए पूरे 1 साल हो गए हैं, लेकिन मम्मी जी कभी मेरे मायके वालों को नीचे दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। मम्मी जी के मुंह में जो आता है वो बोल देती है मम्मी जी मेरी मम्मी के लिए। और आज तो मम्मी जी ने कितनी बड़ी बात कह दी कि वो साड़ी मेरी माँ के मुंह पर फेंक देती है, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा था मम्मी जी साड़ी को अपने ऊपर लगाकर देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। उन्हें वो साड़ी बहुत पसंद आई है, लेकिन वो जानबूझकर मेरे मायके वालों को नीचे दिखा रही है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी किस्मत में ही लिखा है कि मैं अपने और अपने मायके वालों के खिलाफ चुपचाप सब कुछ सुन लूं और सह लूं। अगर आज ये अपने पैरों पर खड़े होते, अपने माता पिता की दुकान पर काम नहीं करते, तो शायद मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत होती कि मैं कुछ चीजों का तो विरोध कर ही सकती थी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस घर में चाहे मुझे एक बिंदी का पत्ता लेना हो या सैनिटरी पैड, उसके लिए रुपए तो मुझे अपने सास ससुर से ही लेना होगा। मैं बचपन से ही दादी माँ के मुंह से ये सुनते आई हूँ कि जिसका पति जितने रुपए कमाता है उतनी इज्जत उसकी पत्नी की होती है, और ये सब मैं आज इस घर में देख रही हूँ। अगर ये 4 पैसे अपनी मेहनत से कमा कर ले आते तो शायद मैं गलत चीजों का विरोध करना सीख गई होती। कभी कभी तो मुझे इतनी गुस्सा आती है कि मैं मम्मी पापा को फोन करके कह दूं कि उन्होंने मेरी शादी ऐसे बेरोजगार लड़के से क्यों की जो अपने माता पिता की दुकान में काम करते हैं। सुबह
है भाभी, जिस दिन हमारी छुट्टी होती है उस दिन तो मम्मी घर की नौकरी करवाती है हमसे। सुबह से अभी तक हम दुकान में थे और अब अदरक लेकर घर आए हैं। हाँ भैया। सुनिए भाभी, पूरे 1 हफ्ते हो गए आपके हाथ की कड़क चाय नहीं पी है हमने। जल्दी से एक अच्छी कड़क चाय पिला दीजिए हमें। ठीक है भैया, आप बैठिए, हम अभी आपके लिए चाय लेकर आते हैं। सागर भैया कितने अच्छे हैं, ये इतने रुपए कमाते हैं लेकिन नाम मात्र का घमंड नहीं है भैया को। और पापा जी भी कितने अच्छे हैं, लेकिन मम्मी जी पापा जी की चलने नहीं देती, वरना आज घर में मेरी ऐसी स्थिति ना होती। अरे माँ का फोन है। हेलो। हाँ मम्मी। बेटा, तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? और तुम्हारी सास को साड़ी पसंद आई या नहीं? अरे हाँ मम्मी, मम्मी जी ने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें तो साड़ी कितनी पसंद आई। वो बोल रही थी कि तुम्हारी मम्मी की पसंद बहुत अच्छी है, कितना सुंदर कलर पसंद किया है तुम्हारी मम्मी ने। चलो अच्छा है बेटा, मुझे तो बस इसी बात की चिंता लगी थी कि तुम्हारी सास कुछ कहे ना तुमसे। अरे नहीं मम्मी, आप बेकार में इतनी चिंता क्यों करते हो? मेरी मम्मी जी बहुत अच्छी है, वो कभी मुझसे कुछ नहीं कहती। चल ठीक है बेटा, तू घर के काम काज देख ले। ठीक है मम्मी। क्या कहती मैं मम्मी से? अरे कैसे बताती उन्हें, कितना दुख होता है ये सब सुनकर। रुपए तो जोड़कर मम्मी ने ये 2 साड़ियाँ खरीदी हैं। मैं कभी अपने ससुराल के बारे में बताकर अपने मम्मी पापा को दुखी नहीं करना चाहती। मुझे अच्छे से याद है, जब इनके मम्मी पापा मुझे देखने आए थे तब इनकी माँ ने कहा था कि उन्हें तो सिर्फ बहू से मतलब है, दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर मेरे मम्मी पापा कितने खुश हो गए थे। लेकिन मम्मी जी की असलियत तो मुझे शादी के बाद पता चला। अब तो मम्मी जी हर 30 त्योहार में मेरे मायके वालों से सगुन के नाम पर रुपए मांगती है, कपड़े मांगती है और फल मिठाइयाँ भी बुलवाती है। और मेरे मम्मी पापा भी जैसे तैसे मेरे ससुराल वाले की मांगों को पूरा करते हैं बेचारे, ये सोचकर कि उनकी बेटी ससुराल में खुश रहे। लेकिन मम्मी जी तो कभी खुश नहीं होती। महारानी रसोई में ही सो गई है क्या? चाय नहीं बनी? जी मम्मी जी, अभी ले आई। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे चाय भी बनानी है। बेचारी राधिका अपने तकदीर को रोने के अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप सब कुछ सहन करते गई। अरे सागर सुनो बेटा। जी पापा। बेटा रमेश अंकल को जानते हो ना तुम? जी पापा। उनकी बेटी है ना दामनी, वो मुझे बहुत पसंद आई है बेटा, इसलिए मैं सोच रहा था कि दामनी के साथ मैं तुम्हारी शादी करवा देता। ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हो आप? और आपकी नहीं चलने दूंगी मैं। अरे बड़ी बहू तो आपकी पसंद से आई है इस घर में, लेकिन छोटी बहू मेरी पसंद से होगी। और वो शर्मा जी को जानते नहीं क्या? अरे छोटे से कर्मचारी है वो, क्या दे सकते हैं अपनी बेटी को दहेज में? देखिए जी, मैं अपने सागर की शादी ऊंचे और अमीर खानदान की लड़की से करूंगी, क्योंकि मेरा बेटा सागर कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करता है। अरे पूरे 35,000 रुपए महीने के कमाता है वो, वरना तो एक भिखारी घर के लिए आए हैं आपने। अरे दहेज के रूप में बस अपनी लड़की को विदा कर दिए हैं अपने घर से। मम्मी ये गलत बात है, मैं आपको कितने बार समझाता हूँ कि आप भाभी के मम्मी पापा के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो? भाभी इस घर की बहू है मम्मी, आपको भाभी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी शादी की, तो आप लोग चिंता मत कीजिए मम्मी, मैंने एक लड़की देख रखी है। जब शादी का मन होगा तो मैं आप लोगों से मिलवा दूंगा उसे। देख बेटा, रंग रूप में तो थोड़ा बहुत मैं समझौता कर लूंगी, लेकिन लड़की ऊंचे खानदान की और अमीर घर की होनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं मालूम मम्मी, मैं ये सब नहीं जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ। बस मुझे मेरे लिए एक पत्नी और इस घर के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए। वेरी गुड बेटा। क्या वेरी गुड बोले जा रहे हो? अरे बिगाड़ रहे हो सामने से बेटे को। अरे जिंदगी सागर की है, उसे जिंदगी करना है, हम क्यों दखल अंदाजी करें? उसे जो लड़की पसंद हो वो उससे शादी करे। मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी, सागर की शादी तो मैं अपनी पसंद की लड़की से करूंगी। अरे मेरा लाडला है वो। अरे लाडला क्यों ना होगा सुमित्रा, हर महीने तुम्हारे हाथ में लाकर तनख्वाह देता है ना वो। तुम्हें तो इसी बात का डर होगा कि कहीं बहू के आ जाने से ये अधिकार तुमसे छिन न जाए। ये बेकार की बकवास बंद कीजिए आप। अरे मेरा बेटा मुझ पर जान छिड़कता है, वो कभी मेरा अधिकार छीनकर अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। मुझे मालूम है, कितने भी अच्छे घर की लड़की आ जाए क्या होना है। अरे इतनी अच्छी संस्कारी गुणवान हमारी बहू राधिका पर तुम 3 रात ताने बरसाते रहती हो, कभी भी उसे सुकून से बैठने नहीं देती हो, दिन भर घर का सारा काम करवाती हो। मुझे अच्छे से मालूम है कि बहुएं पैर की जूती होती है और उन्हें सर पर नहीं बिठाया जाता है। अरे कुछ तो शर्म कर लो सुमित्रा, ये मत भूलो कि तुम भी कभी किसी की पैर की जूती हुआ करती थी। देखिए आप चुपचाप अपनी दुकान चले जाइए, बेकार में मेरे साथ मत उलझिए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वैसे भी तुमसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। देवर जी का कमरा तो साफ ही रहता है। अरे ये तो मेरी बुआ की बेटी पल्लवी की फोटो है, ये देवर जी के कमरे में क्या कर रही है? क्या हुआ भाभी? सागर भैया, ये फोटो तो मेरी बुआ की बेटी पल्लवी की है ना, ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? वो भाभी, आप मुझे बता सकते हैं सागर भैया, क्या पल्लवी को पसंद करते हैं? हाँ भाभी, पल्लवी और मैं एक दूसरे को पूरे 1 साल से पसंद करते हैं। हम लोग आपकी शादी के दौरान मिले थे और मैं शादी भी पल्लवी से करना चाहता हूँ भाभी, लेकिन मम्मी पापा से कैसे कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भैया, मैं मम्मी पापा जी से बात कर लूंगी इस बारे में। थैंक यू भाभी। सुमित्रा, क्या हुआ जी? राधिका बहू बता रही थी सुमित्रा, हमारा बेटा सागर राधिका बहू की बुआ की बेटी पल्लवी को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। क्या? अरे सारे जमाने में इस सागर को भी राधिका के खानदान की लड़की पसंद आई थी क्या? एक तो कंगाल लेकर आ गए हैं, अब दूसरी बहू भी कंगाल ही लेकर आऊं मैं। मानती हूँ मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा कंगाल हैं, लेकिन मेरी बुआ और फूफा जी वो कंगाल नहीं है, वो बहुत अमीर लोग हैं।
और 2 महीने के अंदर ही पल्लवी और सागर की शादी धूमधाम से हो जाती है। वैसे पल्लवी, तुमने देवर जी को कैसे पसंद किया? हाँ दीदी, हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, लेकिन मैं इससे ज्यादा इस बात से खुश थी कि यदि मैंने सागर जी से शादी की तो मुझे आपका साथ मिलेगा। और आप जानती हो ना दीदी, मैं आपको बचपन से कितना पसंद करती हूँ। मैं हमेशा आपके ही साथ रहना चाहती थी दीदी। शायद इसलिए मैं सागर जी को बहुत जल्दी पसंद कर पाई। राधिका, तुम्हारे पिताजी आए हुए हैं, आकर मिल लो। क्या पापा आए हुए हैं? अब इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई खजाना लेकर नहीं आ गए हैं। वो एक सड़ी सी फल की टोकरी उठा कर ले आए हैं। इन्हें जरा भी तमीज नहीं है कि बेटी के घर में कैसे जाया जाता है। जी मम्मी जी, अभी मैं चाय और पानी लेकर जाती हूँ पापा के लिए। सुनो राधिका बहू, अपने पापा के लिए दूध की चाय बनाने की जरूरत नहीं है। आधा दूध और आधा पानी की चाय बनाना। ना जाने कैसे मुंह उठा कर आ जाते हैं ये लोग। दीदी, ये मम्मी जी कितना कुछ बोल गई आपको और आपने कुछ नहीं कहा। ये सब सुनना तो मेरी आदत में शामिल हो चुकी है पल्लवी। अब तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती मम्मी जी को। लेकिन देखो, तुम ये सब बिल्कुल मत सहना जो मैंने सह लिया। लेकिन दीदी, मम्मी जी ने मामा जी के बारे में कितना कुछ कह दिया। मुझे तो मम्मी जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी तुम नहीं हो पल्लवी। देखो, कुछ दिन मम्मी जी को किसी बात का कोई जवाब मत देना। दीदी, अगर मैंने अभी सह लिया तो मम्मी जी कभी मुझे ताने मारने से बाज नहीं आएंगी। मैं तो ये सब बिल्कुल नहीं सह सकती। क्या समझी जी? अरे अपनी बेटी के यहाँ इस तरह से फल की टोकरी लेकर नहीं जाते हैं। कम से कम फल की टोकरी के साथ मिठाई का डब्बा भी तो ले आना था आपको। अब आप ही बताइए, मैं सबका मुंह कैसे मीठा करूंगी? ये सड़े गए फलों से थोड़ी ना मीठा कर सकती हूँ मैं किसी का मुंह। जी माफ करना समधन जी, मैं चलता हूँ। पापा, चाय तो पी लीजिए आप। नहीं बेटा, मेरी बस छूट जाएगी, मुझे बस पकड़ना है। हाँ समझी जी, बस न चूक जाए आपकी। जाकर बस पकड़ लीजिए आप, वरना आपको तो पता है ना, ऑटो में तो अच्छा खासा रुपए देना पड़ेगा आपको किराए के तौर पर। ठीक है बेटा, चलता हूँ मैं। तुम दोनों बहन एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है समधन जी? अरे सबसे कम दाम में मिलने वाले सड़े गले फल की टोकरी उठा ले आइए। अरे अपना नहीं, पर कम से कम हमारे स्टेटस का तो ख्याल रखना चाहिए इन लोगों को। दीदी, 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 सुनिए तो मेरी बात। आपने मम्मी जी से कुछ कहा क्यों नहीं दीदी? मामा जी के बारे में कितना कुछ कह दिया मम्मी जी ने। मैं नहीं कह सकती पल्लवी, कुछ नहीं कह सकती। बस मैं अपनी तकदीर को ही रो सकती हूँ। कम से कम मम्मी जी को पापा के जाने के बाद मुझे ही सुना देना था। पापा के सामने कुछ बोलने की क्या जरूरत थी? आप कुछ नहीं कहते हैं ना दीदी, इसलिए मम्मी जी की हिम्मत इतनी बढ़ गई है। नहीं पल्लवी, मैं गरीब की बेटी हूँ ना, इसलिए इतना अत्याचार हो रहा है मेरे साथ। लेकिन तुम्हारे साथ ये सब नहीं होगा, क्योंकि तुमने मम्मी जी के मन मुताबिक दहेज लाया है इस घर में। दीदी, मम्मी जी आपके साथ शुरू से ही ऐसा व्यवहार करते आई हैं क्या? हाँ पल्लवी, जिस दिन से इस घर में आई हूँ उस दिन से मम्मी जी हर बात पर मुझ पर सिर्फ तालों की वर्षा करती है। अरे जब मैं मायके से आती हूँ तो घर में घुसने से ही पहले मेरे मायके की साड़ियाँ और उपहार देखने लगती है मम्मी जी। अरे कितना कुछ है पल्लवी, क्या क्या बताऊँ मैं तुझे। नहीं दीदी, आज आप मुझे पूरी बात बताइए, क्या क्या हुआ इस घर में आपके साथ? राधिका रोते हुए पल्लवी से पूरी कहानी कह देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है इस ससुराल में। ये सब सुनकर राधिका को अपनी दीदी के ऊपर बहुत तरस आया। बहुत ही दुखी हो रही थी वो कि उसकी दीदी पूरे 2 सालों में कितना कुछ सह रही है इस घर में, और साथ ही उसे अपनी सास के ऊपर बहुत गुस्सा आया कि वो इतना अत्याचार कैसे कर सकती है अपनी बहू के ऊपर। दीदी, इस मम्मी जी के अकल ठिकाने तो मैं लाऊंगी। मैं आपके साथ इतना बुरा होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती दीदी। अरे अमीर और गरीब होना ये अलग बात है। सबसे पहले हम मम्मी जी की दोनों बहुएं हैं और मम्मी जी का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो हमारे साथ इस तरह से अत्याचार करे। दीदी पल्लवी, इन सब बातों के पीछे मत पड़ो मेरी बहन। कल तुम्हें फूफा जी लेने आ रहे हैं ना, तुम खुशी खुशी अपने मायके जाओ और 2-4-8 दिन खुशी खुशी रहकर वापस अपने ससुराल आ जाओ। ठीक है दीदी। अरे मैं राधिका दीदी की तरह भोली भाली सीधी सादी लड़की नहीं हूँ जो सब कुछ चुपचाप सह लूंगी। ये मम्मी जी के अकल ठिकाने तो मैं लाकर दिखाऊंगी। पल्लवी बेटा, आज तुम्हारे पापा आ रहे हैं ना तुम्हें लेने? नहीं मम्मी जी, कॉलेज में एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए मेरे चाचा का बेटा आ रहा है मुझे लेने। क्या तुम्हारे चाचा का बेटा? क्या वो सारे उपहार ले आएगा अपने साथ? पता नहीं मम्मी जी, जब वो आएगा तभी तो पता चलेगा हमें। मैं जल्दी से जाकर खाना बना लेती हूँ। अरे बाप रे, मैंने तो सोचा कि पल्लवी के पापा आ रहे हैं, इसलिए मैंने पनीर बुलवाया था, खोआ बुलवाया था, 3-4 प्रकार की मिठाइयाँ बुलवाई थी। लेकिन अब क्या जरूरत है, आप तो इसके चाचा के बेटे रहे ना, वो तो गरीब है, ये सब उन्हें खिलाने की क्या जरूरत है? अरे सुनो बेटा पल्लवी। जी मम्मी जी। अरे बेटा, जो सामान मैंने सुबह बुलवाया था ना पकवान बनाने के लिए, वो सब रहने दे, तुम दाल रोटी और सब्जी ही बना लेना। लेकिन क्यों मम्मी जी? अरे तुम्हारे चाचा का बेटा ही तो आ रहा है ना, उसे ये पकवान खिलाने की क्या जरूरत है? दाल चावल सब्जी रोटी ही खिला देंगे उसे। ये क्या बात हुई मम्मी जी? मेहमान तो मेहमान होते हैं ना। लेकिन बेटा पल्लवी, तुम्हारे चाचा चाची तो काफी गरीब है ना। मम्मी जी, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, वो चाहे अमीर हो या गरीब। आप ऐसा नहीं बोल सकती मेरे भैया के लिए। और मम्मी जी, मैं कभी किसी मेहमान में भेदभाव नहीं करती, चाहे मेहमान मेरे मायके से आए हो या आपके मायके से आए हो, मैं हर किसी को एक बराबर सम्मान देती हूँ। और पापा को पकवान और भैया को रोटी सब्जी क्यों? और पकवान वैसे भी मैं अपने पति के पैसों से बना रही हूँ। तो फिर आपको इतनी आपत्ति क्यों हो रही है मम्मी जी? जब कमाने वाला कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको बोलने की क्या जरूरत है? अरे जिसे आप गरीब कह रहे हैं ना,
अगर यही बात आज मुझे राधिका ने सुनाया होता ना तो उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देती। लेकिन क्या करूं, पल्लवी अमीर बाप की बेटी है ना, तो थोड़ा बहुत तो मुझे सुनना और सहना पड़ेगा। पल्लवी की चाचा का बेटा पल्लवी को लेने आ जाता है और फिर पल्लवी अपने मायके चली जाती है। पल्लवी नहीं है इस घर में तो कितना सूनापन सा लग रहा है मुझे, और पल्लवी के रहने से एक अलग ही हिम्मत आ जाती है मेरे अंदर। इस तरह धीरे धीरे पूरे एक सप्ताह बीत जाता है और एक हफ्ते बाद पल्लवी वापस अपने ससुराल आती है। अरे बेटा पल्लवी, हमने तुम्हारे ससुराल ले जाने के लिए कितने सारे उपहार, फल, मिठाइयां लेकर आए हैं, लेकिन तुम ये सब यहीं छोड़कर क्यों जा रही हो और बस एक छोटा सा मिठाई का डब्बा लेकर जा रही हो? मम्मी, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं फिर कभी आपको फुर्सत से ये सब समझाऊंगी, अभी तो हम लोगों को देर हो रही है। ठीक है बेटा, ठीक है। प्रणाम पापा जी, प्रणाम मम्मी जी। मैं ये सब हर बार अपने ससुराल ले जाकर दूसरी राधिका नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी जी के लालच का घड़ा तो कभी नहीं भर सकता। मुझे ये बात समझ में आ गई है। पल्लवी, अपने ससुराल पहुंचकर फोन करना बेटा हमें। ठीक है मम्मी, बाय। आपने इस बार पल्लवी का व्यवहार देखा जी, बड़ी अजीब सी चंचलता थी, हर बात का जवाब वो बहुत अलग तरीके से दे रही थी। हाँ पल्लवी की मम्मी, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो चुकी है, थोड़ा बहुत उसके व्यवहार में तो परिवर्तन आएगा ना। आज पल्लवी बहू आ रही है जी। मुझे मालूम है सुमित्रा, तुम्हें पल्लवी बहू का नहीं बल्कि उसके मायके से आने वाले उपहार का इंतजार है। क्यों? प्रणाम मम्मी पापा जी। खुश रहो बेटा। अरे पल्लवी बेटा, तुम्हारे सामान का बैग गाड़ी में ही है क्या? हाँ मम्मी जी, मेरे कपड़ों का एक बैग है गाड़ी में। अरे नहीं, मैं उपहार वाला बैग पूछ रही हूँ। नहीं मम्मी जी, मैंने तो सिर्फ ये मिठाई का डिब्बा लाया है। क्या तुम ये सिर्फ छोटा सा मिठाई का डिब्बा लेकर आई हो? पल्लवी बहू, तुम्हारे पापा तो बहुत अमीर है ना, मिठाई लाना ही था, कम से कम किलो 4 किलो ले आती। ये क्या एक पाव वाली मिठाई का डब्बा लेकर आई हो? वो बात ऐसी है मम्मी जी, आपके और पापा जी की काफी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज की शिकायत हो जाती है। और दीदी भैया के लिए इतना मिठाई तो पर्याप्त है ना मम्मी जी। अगर आप लोग मिठाई खाएंगे ही नहीं तो क्या मिठाई मैं मोहल्ले वालों को बंटवाने के लिए लेकर आऊंगी। हाँ मम्मी, पल्लवी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप लोगों को इस उम्र में ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। अरे मीठा ना सही बेटा, फल की टोकरी ही तो ले आते। क्या मम्मी जी, मार्केट में तो वही सस्ते भाव से मिलने वाले सड़े गले फल ही नजर आ रहे थे मुझे, और आप लोगों के स्टेटस को ऐसे सड़े गले फल सूट तो नहीं करते। मैं आपके लिए एकदम अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स लेकर आती ना, इसलिए नहीं लेकर आई मम्मी जी। हाँ बहू, बहुत सही किया तुमने। क्या हो गया सुमित्रा? हाँ हाँ, आप तो गले में नमक छिड़कने के लिए बैठे ही रहते हैं। बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये कल की आई पल्लवी इतना कुछ सुनाकर चली गई मुझे, और आपने एक शब्द भी नहीं कहा और उसे बोल रहे थे कि बहुत अच्छा किया उसने। देखा ना दीदी आपने कैसे मेरी मम्मी जी की बोलती बंद कर दी। हाँ पल्लवी, मुझे तो मालूम ही नहीं था तुम इतनी बहादुर होंगी। थी नहीं दीदी, लेकिन स्थिति परिस्थिति को देखकर हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए, वरना लोग हमारा सिर्फ फायदा उठाएंगे। हाँ मेरी बहन, सही कहती है तुम जाकर पल्लवी आराम कर लो कमरे में। वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, सागर भैया भी दिन भर घर में ही है, साथ में मिल बैठकर अच्छी अच्छी बातें करो तुम। लेकिन दीदी, रसोई में भी तो इतना सारा काम दिख रहा है ना, वो सब मैं समेट लूंगी पल्लवी, तुम इसकी चिंता मत करो। मेरी राधिका दीदी का तन जितना सुंदर है उससे कहीं ज्यादा सुंदर उनका मन है। राधिका, कल मम्मी का बर्थडे है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मम्मी को क्या देगी बर्थडे में? मैंने अभी तक सोचा नहीं है। मैंने एक बात हमेशा नोटिस की है पल्लवी, मैं मम्मी को चाहे कितनी अच्छा उपहार क्यों न दे दूं, लेकिन मम्मी को तो हमेशा भाभी के मायके से आने वाले उपहार की इंतजार रहता है। अच्छा, दीदी के मायके से मम्मी जी के लिए उपहार आता है? हाँ पल्लवी, जब से राधिका भाभी आई है, मम्मी के हर जन्मदिन में राधिका भाभी के मायके से उपहार आता है। ये तो और भी अच्छी बात है जी। इस बार तो मेरे मायके से ऐसा उपहार आएगा मम्मी जी के लिए कि वो जीवन भर उस उपहार को नहीं भूल सकती। हे भगवान, आज तो मम्मी जी का जन्मदिन है, अगर मेरे मायके का तोहफा मम्मी जी को पसंद नहीं आया तो मम्मी जी मुझे कितना सुनाएगी। अरे दीदी, क्या हो गया, क्यों आप इतने चिंतित हैं? पल्लवी, आज मम्मी जी का बर्थडे है, अगर मेरे मायके से आने वाला उपहार मम्मी जी को पसंद नहीं आएगा तो मम्मी जी मुझे कितना कुछ सुनाएगी। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए दीदी, मम्मी जी को इस बार मेरे मायके से ऐसा उपहार मिलने वाला है कि मम्मी जी वो उपहार को अपने जीवन भर नहीं भूल सकती। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं माँ आपको, आप हमेशा खुश रहें। लाओ बहू, तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है मेरे लिए, जरा खोल कर तो देखूं। जी मम्मी जी, ये लीजिए, मेरे मायके से भिजवाया है पापा ने। अरे ये छोटे से बॉक्स में क्या होगा? अरे पल्लवी बेटा, तुम्हारे मायके से आया है वो उपहार दो, बहुत बड़े बक्से में है। क्या भिजवाया है तुम्हारे मम्मी पापा ने? हाँ लीजिए ना मम्मी जी, आपका बर्थडे है, आप ही खोल कर देख लीजिए, अब मजा आएगा। ये क्या मजाक है? पल्लवी बहू, तुम्हारे माता पिता तो इतने अमीर हैं और उन्होंने मेरे लिए सिर्फ एक पुस्तक भिजवाई है। अरे उससे अच्छा तो राधिका के माता पिता हैं, जो बेचारे गरीब तो हैं, लेकिन हर साल मेरे लिए महंगी से महंगी साड़ी भिजवाते हैं। मुझे तो याद है मम्मी जी, लेकिन शायद आप भूल गई होंगी, दीदी के मायके से इतने महंगी से महंगी साड़ियां आती थी, लेकिन आप उन्हें 10 कमियां निकाल कर पहनती थी। इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी मम्मी से कह दिया था कि आपके लिए वो साड़ियां ना भिजवाए, क्योंकि आपके लिए चाहे वो कितनी महंगी साड़ियां क्यों ना भिजवा दे, आप तो 10 कमियां निकाल कर ही पहनेंगी ना। इसलिए मैंने सोचा मम्मी जी, आपके लिए तो ये नैतिक शिक्षा की किताब बहुत जरूरी है, आप इसे पढ़िए मम्मी जी। इससे पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे ना मम्मी जी, तब समझ पाएंगे कि दूसरों की भावनाओं को कैसे समझा जाए। अरे आपने तो अपनी बहुओं को निर्जीव समझ रखा है, आपके लिए बस अपनी इज्जत मायने रखती है मम्मी जी, बहुओं की इज्जत से आपको कोई लेना देना नहीं है। मैंने देख लिया मम्मी जी, अरे आपकी बहुओं के मायके से चाहे आपको कितना ही अच्छा उपहार क्यों ना मिल जाए, आप 100 कमियां निकाल ही लेती हैं। लेकिन याद रखिए मम्मी जी, मैं राधिका दीदी नहीं बन सकती, आपका ऐसा ही व्यवहार
पहले हिम्मत दिखाई होती तो आपको इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। हाँ मम्मी जी, यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो आप ले देके हमारी माँ तक पहुँच जाती है कि हमारी माँ ने हमें कुछ नहीं सिखाया है। अगर किसी तरह की गलती आपके बेटों से हो और कोई आपके ऊपर उंगली उठाए तो बताइए, आपको अच्छा लगेगा? हाँ राधिका बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे मायके वालों को अपमानित किया है, लेकिन पल्लवी बहू ने आज मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। धन्यवाद पल्लवी बहू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैंने अपनी गलती के लिए माफी भी मांग ली है। लेकिन मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कि जो गलती आज मैंने की थी वो गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब कीजिए।